जो आंकड़े आप देख रहे हैं, जो शुरुआती रुझान आप देख रहे हैं, इनमें बदलाव जरूर आएगा। जो चेंजेस आएंगे, एक तरफ है एनडीए जिसको 301 का आंकड़ा नजर आ रहा है, इंडी को 222 का आंकड़ा यहां पर नजर आ रहा है। इंडी कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है, या फिर ये सारी बातें सत्य नहीं हो पाएंगी अंततः जब रिजल्ट आएंगे? और एनडीए जो 400 की बात कही जा रही थी, फिलहाल तो 400 तो उसको मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक मेजॉरिटी, एक अच्छी जीत तो आपको यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है अगर एनडीए की बात की जाए। जी निश्चित रूप से 10 साल सरकार में रहने के बाद तीसरी बार के लिए बहुमत हासिल करना, तीसरी बार के लिए जनमत हासिल करना, ये कोई सहज और छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसे समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, ये तो वर्तमान की टेली से पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। और जिस प्रकार के आंकड़े अभी हैं, अभी वोटों की आधी गिनती हुई है, आधी गिनती हुई है, आधे वोटों की गिनती अभी बाकी है। ये एनडीए और बीजेपी की सीटें निश्चित रूप से बढ़ने वाली है और सम्मानजनक जीत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की होने वाली है। आप 11 में से 10 में लीड कर रहे हैं, अब क्या बोलें इसको? मतलब ये तो, इसमें कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए। ये आंकड़ा कितना ही बदल जाएगा, कितना ही आप खिलाफ चला जाएगा, लेकिन इससे कोई बड़ा असर तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपसे सवाल पूछा जाए तो इतनी बड़ी अगर जीत मिल रही है तो इसका कारण क्या है? ऑन ग्राउंड क्या करप्शन का मुद्दा रहा, वो आपके फेवर में चला गया, मोदी फैक्टर रहा, ये तमाम बातें क्या रहा? देखिए, एक तो पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। जिस प्रकार से देश आंतरिक और बाह्य रूप से सुरक्षित हुआ है, जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, जिस प्रकार से देश में हर क्षेत्र में तरक्की और विकास हुआ है, दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है, हमारी विरासतों को सहेजने का काम हुआ है। इसके कारण से देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी और देश की जनता ने विपक्ष के सारे प्रोपोगेंडा, सारे षड्यंत्रों को, डर को, भय को, भ्रम को धता बताते हुए नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन अरुण साहू जी, देखा जाए तो कई जगह से जो बड़े दिग्गज हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री की बात कर ले, स्मृति ईरानी की बात कर ले, वो अपनी सीट पे पिछड़ती नजर आ रही है। इसको क्या मतलब, किस तरीके से आप देखते हैं? इसके लिए क्या वजह आप मानेंगे? देखिए, मैं आपसे वही कह रहा था कि अभी आधे वोटों की गिनती हुई है, अभी परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सीटों में इजाफा होगा और हमारे सभी प्रमुख नेता जीतेंगे, ये पूरा उम्मीद है। जी बिल्कुल। और ये जिस तरीके से 295 का एक गाना है 295, और राहुल गांधी से जब प्रश्न पूछा गया था वो कह रहे थे कि देखिए 295, वो सिद्धू मूसेवाला का गाना है ना 295, वही आंकड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे कि एक नेशनल लीडर को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको भी क्या लगता है, क्योंकि भाई 370 तो आपके द्वारा भी कहा गया था, लेकिन 295 एक गाने का जिक्र करना, वो भी एक सिंगर का जो उसके बाद हादसे का शिकार हो गया, आपका क्या उस पर टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी सफलता है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की। 10 साल सरकार में रहने के बाद, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीसरी बार किसी नेता के नेतृत्व में सरकार बने और ये इतिहास रचने जा रहा है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और इस चुनाव परिणाम, और चाहे उड़ीसा का विधानसभा का चुनाव का परिणाम लें आप, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को वहां पर सफलता मिली है, चाहे आंध्र प्रदेश के परिणाम हो, एनडीए को कैसे वहां सफलता मिली है, तो जिस प्रकार से विस्तार भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, निश्चित रूप से कहीं अभी हम कुछ राज्यों में पीछे चल रहे हैं, पर उम्मीद है उन राज्यों में भी हमारी टैली बढ़ेगी, हमारी सीटें बढ़ेगी और पूर्ण बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और विकसित भारत के सपने को साकार करने का काम करेंगे। जी, लेकिन अरुण साहू जी, देखा जाए तो इस बार के नतीजे में 10 सीटों पर बीजेपी लीड करती नजर आ रही है, लेकिन पिछले बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार 11 की 11 सीटों पर बीजेपी, वो जो एक सीट है, चूक कहां पे?
और देखिए पिछली बार 2019 में हमारे पास 9 सीटें थी, 11 में से 9 सीटें हम जीते थे, और इस बार 11 की 11 सीटें हम जीतने वाले हैं, ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। जी, यानी कि आप बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं, मेहनत जो है वो जमीनी स्तर पर दिख रही है। हाँ जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी का काम और 4 महीने में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है, उसने मोदी की गारंटी जो पूरी की है, उसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता में खासा उत्साह का वातावरण देखने को मिला है, और छत्तीसगढ़ की जनता इसीलिए 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने वाली है। बिल्कुल। जो एक ये भी आपसे सवाल पूछा जाए तो जो करप्शन के जो चार्जेस थे विपक्ष पर जिस तरीके से लग रहे थे, क्या वो आपके फेवर में इस चुनाव में जाते हुए नजर आए हैं क्या? कि जो करप्शन के जो बड़े बड़े चार्जेस विपक्ष पर लगे थे, उसका जो जवाब, जो एक्शन विपक्ष पर हो रहा था? निश्चित रूप से जिस प्रकार से 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया, नशे का गढ़ बनाया, जिस प्रकार से अपराध का गढ़ बनाया, धर्मांतरण का गढ़ बनाया, छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटने का काम किया, छत्तीसगढ़ का हर वर्ग इस सरकार से परेशान थी, और इसलिए भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रदेश की जनता खड़ी है। ठीक है, एक आंकड़ा अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनल आंकड़ा कितना टैली जो है कहां तक चला जाएगा, 400 पहुंचे ना पहुंचे, कोई एक मेजॉरिटी आंकड़ा जिसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं कि भाई विपक्ष को भी तो एक जवाब जाए आपकी तरफ से, वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? देखिए उनका कॉन्फिडेंस तो देश की जनता बखूबी जानती है, और देश की जनता ने उन्हें विपक्ष में ही बिठाने का निर्णय किया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की संख्या का बात है, अभी देखते ही देखते 301 से 302 का आंकड़ा एनडीए का चला गया है। ये आंकड़ा और बढ़ेगा, पर यह तो सुनिश्चित हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन अरुण साहू जी, जो एक कॉन्फिडेंस दिख रहा था बीजेपी में, जो कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं इस बार कॉन्फिडेंस के मुताबिक जो नतीजा है अभी तक का, वो सही नहीं तालमेल खा रहा है। अब मैंने जैसे आपको कहा कि 10 साल सरकार में रहने के बाद, 2 बार सरकार चलाने के बाद तीसरी बार लगातार सरकार में आना, ये कोई आसान काम नहीं है, कोई सहज काम नहीं है, और इसलिए ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। तीसरी बार सरकार बना लेना ये बहुत बड़ी जीत है। भारतीय जनता पार्टी का विस्तार भी हुआ है, और निश्चित रूप से कुछ राज्यों में अभी वर्तमान की स्थिति में हमारी संख्या कम है, पर उम्मीद है कि उन राज्यों में भी हमारी सीटें बढ़ेगी, और अच्छी खासी बढ़त के साथ हम सरकार में आएंगे। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल आपसे मैं अगर ये पूछूं कि भाई बाकी राज्यों का भी अगर आप देखें, वहां पर एक पश्चिम बंगाल यहां पर हमेशा एक आप सही है न्यूज हेडलाइंस में बना रहा है, ममता सरकार वहां पर है और वहां पर चुनावी हिंसाओं का दौर जो है वो देखने को मिला है। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि जो आ रहे हैं पहले रिएक्शन, इनिशियल रिएक्शंस आ रहे हैं, उसमें टीएमसी, एआईटीसी, तृणमूल कांग्रेस है वो आगे दिख रही है, काफी आगे दिख रही है, 31 पर वो लीड कर रही है। तो क्या इसमें भी कोई बदलाव होगा या फिर नहीं, जो एजेंडे की तौर पर वहां पर किया गया, जो हिंसा की गई, उसका असर हो गया इस पे, रिजल्ट पे? और ये सही है कि बंगाल में जिस प्रकार की राजनीति ममता बनर्जी करती है, जिस प्रकार से धर्म पर आधारित राजनीति करती है, जिस प्रकार से बहुसंख्यक हिंदू समाज को अपमानित, प्रताड़ित और गुंडागर्दी की राजनीति वो करती है, जिस प्रकार से डराने धमकाने का वो काम करती है, ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पर मुझे उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ जाएगी और हमारी सीटें वहां पर बढ़ेगी। जी बिल्कुल। और ये जो महत्वपूर्ण बात आपके द्वारा कही गई थी, जब अरविंद केजरीवाल को हम याद करते हैं और विपक्ष के कुछ नेताओं को याद करते हैं, उन्होंने एक तरीके से भड़काने का प्रयास किया और ये कह दे कि भाई अब पीएम मोदी ही जो है प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं। इसका जवाब जो है काफी बार राजनाथ सिंह जी ने भी कहा कि भाई 2029 में भी मोदी जी ही रहेंगे। तो इस पर भी एक जवाब दे दिया जाए, क्योंकि अब अगली जो बात होने वाली है वो यही होने वाली है कि भाई पीएम कौन। अगर भाजपा तो क्लियर कर रही है, और उसके बाद एक बार आप अपने मुख से ये कंफर्म कर दीजिए कि भाई ये पीएम की बात करते हैं तो वो मोदी। देखिए, 2029 में 2029 में मोदी जी ही रहेंगे, 2029 में भी मोदी जी ही रहेंगे। 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 2029 में
देखिए ये बार बार लगातार फैलाते रहे, कहते रहे कि 4 तारीख को नरेंद्र मोदी जी यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और लेकिन देश की जनता ने उन्हें बखूबी जवाब दिया है कि नरेंद्र मोदी जी ही देश का नेतृत्व करेंगे, प्रधान सेवक के रूप में देश के विकास और तरक्की के लिए काम करेंगे। विकसित भारत के सपने को साकार करने की जिम्मेदारी देश की जनता ने फिर से नरेंद्र मोदी जी को सौंपी है। और आज जिस प्रकार से इन्होंने प्रोपोगेंडा फैलाया, जिस प्रकार से षड्यंत्र किया, जिस प्रकार से देश के लोगों में डर पैदा किया, भय दिखाया और भ्रम पैदा करने का काम किया, उन सबको देश की जनता ने धता बताया और नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा देश की जनता ने जताया है। नरेंद्र मोदी जी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम भी आशा करते हैं कि भाई ये नतीजे जिस तरीके से आप कह रहे हैं। जी शिवम, इस बीच हम मध्य प्रदेश के भी बात कर लेते हैं, इनकी पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश की। अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चांसेस थे कि बीजेपी छिंदवाड़ा में सीट जो है वो हारेगी, यहाँ से कमलनाथ के जो बेटा है नकुलनाथ वो जीतेंगे। लेकिन इस वक्त की जो नतीजे है, इस वक्त का जो रुझान है, उसके मुताबिक बीजेपी सभी सीटों पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। कमलनाथ ने अब इस पर प्रतिक्रिया भी दे दिया है। कमलनाथ की तरफ से कहा गया है कि जो जनता का फैसला है वो हम स्वीकार करेंगे। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? निश्चित रूप से जिस प्रकार से मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 सालों में जिस प्रकार से काम मध्य प्रदेश के लिए हुआ है, मध्य प्रदेश की जनता को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि पूरी तरह से मध्य प्रदेश ने कांग्रेस का सुफड़ा साफ किया और कांग्रेस को शून्य में आउट किया। और नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बधाई देता हूं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस शून्य में आउट होगी। हम 11 की 11 सीटें जीतने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे रहेगा कि वो एक डबल इंजन का सरकार, ये पूरा कॉन्सेप्ट था वो आप ही की सरकार के द्वारा लाया गया कि भाई जब डबल इंजन की सरकार चलेगी तो जो सेंटर की स्कीम्स हैं उसको ग्राउंड में लागू करना बेहद आसान होता है, सुविधाजनक होता है। मध्य प्रदेश का जिक्र जिस तरीके से दिव्या ने किया, वहां पर भी अब डबल इंजन है, अब छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन है। तो क्या ये आपका अगला टारगेट क्या रहेगा कि देश के बाकी राज्यों में भी डबल इंजन की सरकार ही आपका मुख्य लक्ष्य है? 400 पार कर लिया, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, खुश भी लग रहे हैं, लेकिन अब क्या यही एक जो टारगेट है वो डबल इंजन का ही रहने वाला है? हाँ जी, देखिए जब एक ही दल की सरकार केंद्र में और राज्य में होती है तो निश्चित रूप से केंद्र और राज्य दोनों मिलकर डबल इंजन की सरकार जब होती है तो डबल गति से विकास होता है। जब भूपेश बघेल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उन योजनाओं को लागू नहीं किया। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना का मामला हो, ऐसे अनेक योजनाओं से छत्तीसगढ़ की जनता को वंचित करने का काम किया। और अब जब डबल इंजन की सरकार होने से केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं तेज गति से जनता के बीच पहुंचती है और जनता को उसका बड़ा लाभ होता है, प्रदेश का विकास होता है। इसलिए डबल इंजन की सरकार से निश्चित रूप से उस प्रदेश की जनता का भला होता है। जी बिल्कुल। एक सवाल आपसे मैं ये पूछूं कि पीएम मोदी ने जिस तरीके से आक्रामक प्रचार प्रसार किया, इसको अग्रेसिव इसलिए कहेंगे कि भाई ऑन ग्राउंड जाके बिना छुट्टी लिए, बिना ब्रेक लिए, और इतनी ज्यादा गर्मी, धूप, लू की स्थिति, और ऐसे में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। उसका क्या आपको लगता है कि वो असर जो है वो काफी हद तक आपको यहां पर देखने को मिला? और हर अपने जितने भी उनकी चुनावी भाषण थे, काफी हमला उन्होंने विपक्ष पर किया। ये मटन मछली से लेकर मंगलसूत्र, ये तमाम मुद्दे जो हैं विपक्ष इनको उठा रहा है। हमारे यहाँ पे भी संवाददाता, जो मैं बात करूंगा, प्रवक्ता जो आए थे कांग्रेस के, वो भी हमलावर हुए थे कि जो जिस तरीके से पीएम के द्वारा ये जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है, मंगलसूत्र का जिक्र किया गया है, वो उसके खिलाफ जो है वो परिणाम आने वाले हैं। आपका क्या जवाब रहेगा ऐसे प्रवक्ताओं के लिए? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी ने देश के राजनीति के स्तर को गिराया है। शब्दों की मर्यादा और राजनीतिक सूचिता तो इनके संस्कार में है नहीं। और जिस प्रकार की भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार के शब्दों का ये इस्तेमाल करते हैं, ये हिंदुस्तान के लिए, ये
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ये स्वीकार्य नहीं है। हमारे यहाँ के नेता भी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो एक गरीब माँ के बेटा देश की सेवा कर रहे हैं, वो इनको पचता नहीं है। ये एक परिवार की गुलामी करने की इनकी आदत बनी हुई है। और इसलिए जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे जीवन का एक एक पल, पूरी क्षमता, पूरी योग्यता, सब कुछ देश के लिए समर्पित करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वैसे ही अटूट मेहनत करते हैं और देश के लिए खुद को समर्पित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही कारण है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपने जो परिवारवाद वाला मुद्दा उठाया, इससे जब लालू यादव के द्वारा उसको मंच से, अगर मैं कहूं दिव्या यादव का जो बिहार में जिस तरीके से घेरने का प्रयास किया था, एक हुनर है इसको मैं कहूंगा पीएम मोदी की। वो कहते हैं कि भाई हमने इस पर एक अंग्रेजी भी हमारा चैनल है, उस पर भी हम करते हैं। पीएम मोदी ने सीधा कहा कि भाई देखिए मैं तो गाली प्रूफ हो चुका हूं, मुझे असर नहीं होता है इन सारी बातों का, विपक्ष मुझ पर कितना हमलावर है। और परिवारवाद का जो मामला था, जब लालू जी ने कहा कि भाई आपका परिवार कौन, तो बीजेपी ने इसको बहुत अच्छे से इसको पूरा इस्तेमाल करते हुए हर प्रोफाइल पर, मैं ट्विटर पर देख रहा था, भाजपा के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, प्रवक्ता हैं, भाजपा से जुड़े हैं, उन्होंने कहा दिया मोदी का परिवार। इस पर एक कमेंट आपका छोटा सा। देखिए, ये सही है कि नरेंद्र मोदी जी देश के 140